किसानों के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का हिमाचल सहित राजधानी शिमला में व्यापक असर देखने को नहीं मिला। शिमला सहित प्रदेश के बाजार खुले रहे, वाहनों की आवाजाही भी जारी रही। वामपंथी संगठनों और कांग्रेस ने शिमला में धरने प्रदर्शन किए। शिमला के विक्ट्री टनल में वामपंथी संगठनों ने एकत्रित होकर चक्का जाम किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के कई हिस्सों में आंदोलन किया। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि जो कानून सरकार लाई है वो किसान और बागवान विरोधी है, इसलिए हिमाचल का किसान इसका विरोध कर रहा है। हिमाचल किसान और बागवान किसानों का समर्थन करने दिल्ली कूच कर रहे हैं। कई जत्थे दिल्ली चले गए हैं और कई जा रहे हैं। किसान अपने आप को अडानी अंबानी के हाथों नहीं बिकने देंगे। वहीं कांगड़ा के टांडा में मजदूर कर्मियों ने सिट्टू के आह्वान पर आज किसानों के समर्थन में भारत बंद में सहयोग दिया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस ने भी सांकेतिक रूप से चक्का जाम किया और भारत बंद का समर्थन किया। साथियों, जो एक बड़ा भारी कंफ्यूजन एक आम आदमी को है कि सरकार बोल रही है ना एमएसपी खत्म होगा ना एपीएमसी खत्म होगी, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इस तरीके से है जैसे शिक्षा के अंदर सरकारी शिक्षा भी है और प्राइवेट शिक्षा भी है। एपीएमसी में किसानों का कोई कंट्रोल था, सरकार का इंटरवेंशन था, पर प्राइवेट कंपनी जब अदानी जो इस समय पूरे देश में स्टोरेज के अंदर है और दूसरी तरफ जो अंबानी है वो सारे का सारा जो रिटेल के अंदर है, तो ही बड़ी एग्री बिजनेस हिमाचल के जो 40 लाख मीट्रिक टन हम अनाज फल सब्जी पैदा करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। एमएसपी तो बड़ी दूर की बात रही, ए ग्रेड का माल लेकर के बाकी किसानों को इसका नुकसान होगा। इन सब मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का भी जो किसान है, मजदूर है, छात्र, नौजवान, महिलाएं हैं, उन लोगों की मदद से इस अभियान को हम पूरे हिमाचल प्रदेश में ले जाते हुए और जिस तरह की भी कॉल इस समय राष्ट्रीय स्तर से हमें आएगी हम वहां पहुंचेंगे। पिछले कल 3 हमारे जत्थे शिमला, सोलन और सिरमौर जिला से आज दिल्ली पहुंचे हैं और आज बिलासपुर और ऊना के जत्थे हमारे वहां जा रहे हैं। कल अगर हमारी उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि किसान जो 13 दिन से वहां पर बैठा है उस पर सकारात्मक इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी निरस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंदोलन हिमाचल प्रदेश के भी हर गांव में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किए। उन्होंने जिला शिमला में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टूटू में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 राज्य के लोगों की शिकायतों का घर द्वार के नजदीक समाधान करने में वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जनमंच में 50,000 शिकायतों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से 1,18,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर फर्जी कॉल और झूठे आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 2,90,000 वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। देखिए, अभी तक जहाँ तक भारत बंद के सिलसिले में जो कॉल थी हिमाचल प्रदेश में, अभी तक तो उसका कोई असर नहीं है। विशेष तौर से कुछ जगह सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिशें हुई है। 70 लोग जो है, जहाँ 2-3 जगह 4 जगह जो है आपको जानकारी मिली है। ठेउग में कम्युनिस्ट पार्टी ने और उसके बाद दूसरी जगह कांग्रेस पार्टी, और सभी जगह से जो फीडबैक है शांतिपूर्ण तरीके से सारा चल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं है। बंद का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सड़क रोकने की जो कोशिश हो रही है वो भी कुछ जगह जो लोग बैठे थे वो उठ गए हैं, कुछ जगह उठने वाले। लेकिन मेरा इस पर सीधा सा कहना है कि बहुत बड़े बड़े जो है आंदोलन हुए, विवाद हुए,
समाधान जो है इस पर जो है एक ही है कि हम अपना संवाद रखें। संवाद से बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ। मैं उम्मीद में होगी भी कि इसका भी जब चर्चा होने के बाद डिस्कशन जो होंगे और किसी न किसी तरह से जो संवाद जब स्थापित होगा तो समाधान निकल आएगा। देशव्यापी आह्वान पर किसानों के समर्थन में जिला बिलासपुर के घुमारवी में ब्लॉक कांग्रेस ने रैली निकालकर और नारेबाजी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग शिमला धर्मशाला 103 पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी के नेतृत्व में किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में जिला के अध्यक्ष, पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मोदी सरकार द्वारा किसानों से जुड़े 3 कानूनों को खत्म कर दिया गया है तथा जबरदस्ती काला कानून थोपा जा रहा है जो कि किसान विरोधी है। इसके विरोध में किसानों ने दिल्ली मार्च किया, जिसको हरियाणा की बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस के सहारे उनके रास्ते खोदकर आंसू गैस के गोले दागकर व पानी की बौछारें डालकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई तथा उनके आंदोलन को कुचलने का गैर संवैधानिक रवैया अपनाया, जो कि मोदी सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से किसानों को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली मार्च करने से रोकना और उन पर बर्बर लाठीचार्ज करना मोदी सरकार द्वारा अंग्रेजों के शासन की याद दिलाता है। हमारे नेड़े वो इना छोरा होना चली जाना ता दिन रह गए थोड़े। मोदी साहब कोटा देखे अतंदा 5 साल पैसे ही बटोरे। वो इना छोरा होना चली जाना ता दिन रह गए तो। दोस्तों मैंने नहीं गाया। घुमारवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज जो भारतीय किसान आंदोलन पे हैं उनको समर्थन देने के लिए और भारत बंद का समर्थन करने के लिए जो है यहाँ पे हमने आंदोलन किया और यहाँ पे चक्का जाम हुआ। और इसका मूल उद्देश्य जो था वो किसानों का एक नैतिक समर्थन देने के लिए था। जो काले कानून भारत सरकार ने बनाए हैं उनको निरस्त करने के लिए इस मांग को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे थे और उम्मीद है इस तरह का धरना प्रदर्शन जो है पूरे देश के अंदर आज हुए और इससे सरकार जागेगी और लोगों की बात, किसानों की बात जो सुनेगी और संवेदनशीलता के साथ जो है पेश आएगी। धन्यवाद। किसान विरोधी बिल को लेकर जहां किसानों द्वारा आज पूरा भारतवर्ष बंद है, वहीं बीबीएन के बद्दी में आज युवा कांग्रेस की ओर से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी के पिछले 15 दिनों से देश का किसान दिल्ली की ओर रुख कर चुका है और मैं बताना चाहूँगा लगातार पूरे देश से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और जो ये तानाशाही सरकार है वो उनको सुनना भी नहीं चाहती, उनको ना वहाँ से आगे बढ़ने दे रही है। आज मैं हिमाचल युवा कांग्रेस की ओर से पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में जो एक किसान आंदोलन है, हिमाचल युवा कांग्रेस इसका समर्थन करती है। ये जो काला कानून लाया गया है इसका पुरजोर विरोध करती है। मैं बताना चाहूँगा 5 जून से पहले जब ये अध्यादेश लाया गया था उस वक्त इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे किसान भाइयों को लिया नहीं गया था। बिना उनके विचार विमर्श किए मोदी सरकार ने एक काला कानून ला दिया और मोदी सरकार कहती है कि हर किसान अपनी 3-3 पीढ़ियों के साथ धरनों पे बैठा है, बॉर्डर में लगातार संघर्ष कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जहां किसान भाइयों को पूछना चाहिए था, मोदी सरकार को पूछना तो दूर की बात, जब किसान भाई आंदोलन करने के लिए सड़कों पे उतरे, उन पे लाठियां चलाई गई, उनको बुरी तरीके से पीटा गया, उन पे पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस तरीके से दिखता है कि जो ये सरकार है पूरी तरीके से तानाशाही सरकार है। और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ही नहीं पूरे देश में आज इस
जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, इसका पूरे देश में युवा कांग्रेस इसका समर्थन करती है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आह्वान पे आज हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द इस काले कानून को आप वापस लें, नहीं तो युवा कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों पे उतरकर उग्र आंदोलन करते रहेगी। इसमें क्या जो आपका आंदोलन है सिर्फ दून विधानसभा तक क्षेत्र तक सीमित रहेगा या दिल्ली भी कूच करेंगे? ये जो हमारा आंदोलन है आज एक सिंबॉलिक तरीके से पूरे प्रदेश के हर विधानसभा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इस किसान विरोधी कानून का जो आज समर्थन करती है, जो आज भारत बंद किया गया, इसका समर्थन करती है। और इसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में बताना चाहूँगा, पिछले 15 दिनों से एक हमारी टीम हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की दिल्ली की ओर कूच कर चुकी है और वहाँ पर किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ खड़ी है, वहाँ पर किसानों की सेवा में उनके साथ खड़ी है। और मैं बताना चाहूँगा, अगर यही हाल अगर इस सरकार का रहा तो हम दिल्ली की ओर पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश की यूथ कांग्रेस दिल्ली की ओर शिमला संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान, नंदलाल मोहनलाल ब्राक्टा ने मंगलवार को शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा और भारत बंद का समर्थन किया। सिरमौर से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को रोकने में सरकार असमर्थ रही है। कांग्रेस लॉकडाउन के समय से सरकार को आगाह करती रही है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ा। हिमाचल सरकार कोरोना से निपटने में लापरवाह रही, जिस कारण आज हिमाचल नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोरोना काल में सैनिटाइजर घोटाला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में इतनी सूझबूझ नहीं है जिससे वे कोई स्वतंत्र निर्णय ले सके। वे केवल केंद्र के आदेशों को लागू कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना फैलाने में भाजपा का बड़ा योगदान रहा है। इनके नेता प्रदेश में रैलियां करते रहे, जिससे पूरे प्रदेश में कोरोना फैल गया। आज प्रदेश में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अस्पतालों में अव्यवस्था फैली है, जिसे लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिससे सरकार की नाकामियां जग जाहिर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जिसका आंकड़ा सरकार छिपा रही है। ऐसी अव्यवस्था को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने किसानों के प्रति भद्दी टिप्पणी की है। काजू और किशमिश क्या नेता ही खा सकते हैं? किसान क्या ये सब नहीं खा सकते? हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री से ये शब्द वापस लेने को कहा है। बीजेपी की सरकार के सहयोगी दलों ने भी इस बिल के चलते अपना समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि वे सरकार के किसान विरोधी निर्णय को समझ गए हैं। इस दौरान रामपुर के विधायक नंदलाल ने कहा कि मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न बन सके। लॉकडाउन के दौरान विधायक निधि को समाप्त कर दिया गया। बावजूद इसके कांग्रेस ने मास्क, सैनिटाइजर और जरूरतमंद को हर संभव सहायता दी। सरकार कोरोना से निपटने में असमर्थ है। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि पूरा देश आज किसानों के साथ है। ऐसे में सरकारों को किसानों की मांगों को मानना चाहिए। रोडू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि कोरोना अन्य देशों और प्रदेशों में नियंत्रण में आ रहा है, परंतु शिमला आज टॉप में आ गया है। ये सब सरकार की बदइंतजामी का नतीजा है। सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए शीतकालीन सत्र को सरकार ने रद्द किया है। ब्राक्टा ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना। नहीं, कोरोना के बारे में हम कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। हाई कोर्ट की जजमेंट अभी 3 दिसंबर को हाई कोर्ट की जजमेंट आई है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने हॉस्पिटल्स की जो आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपके पास पूरी व्यवस्था पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही है, आपके पास एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के बारे में 6 महीने से आप रोना रो रहे हैं कि जी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, अभी तक आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल नहीं बने हैं। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से कई पेशेंट मरे। और मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना को निपटने में विफल हुई है, बहुत बुरी तरह से विफल हुई है। आज हिंदुस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाईएस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के हैं। आज शिमला कैपिटल, जो हमारा कैपिटल है, वो इंडिया में, शिमला जिला जो है वो इंडिया में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट पिछले 1 महीनों में जहाँ कोरोना की वृद्धि हुई है 183% वृद्धि हुई है। शर्मनाक है। ये कोई हमारे आरोप नहीं है, ये जो
आपके मीडिया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कोरोना की स्थिति है। सरकार कोरोना को निपटने में विफल रही है। हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम जी को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र, अपने पद से त्यागपत्र देना जाना चाहिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेकाबू है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी के कंट्रोल में नहीं है और हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगता है सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पांवटा साहिब के लोगों को शिमला से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि ने राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए बाध्य किया है। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं 1 साल के अंदर पूरी कर ली जाएंगी और वे व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र का दौरा करके इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखराम चौधरी राज्य मंत्रिमंडल में पांवटा साहिब से प्रतिनिधित्व करने वाले पहले चुने गए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र का तेजी से विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश और विश्व कोरोना महामारी के कठिन दौर से गुजर रहा है। इस बुरे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने देश का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। आप सबका विनम्र निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री, 94 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न 94 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनका भी स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया करता है और विकास पे ही चर्चा करता है। पत्रकार बंधु की पवित्र नगरी जो गुरु सब आपसे, हम सब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। समय में जो भी चुनौती हमारे समक्ष होंगी आज पांवटा विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हम करके आपके साथ आज बात कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 5 उद्घाटन के कार्यक्रम और उद्घाटन के कार्यक्रम में लगभग 31 करोड़ 27 लाख रुपए और उसके अलावा फिर 18 शिलान्यास के कार्यक्रम जिसमें 62 करोड़ 30 लाख रुपए और इन तीनों को, इन सभी को अगर मिलाया जाए तो कुल संख्या 23 बनती है। 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ एक समय में आपके विधानसभा क्षेत्र में हुए और लगभग 94 करोड़ के लगभग ये उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम आज हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रूप से हमको क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए एक अवसर भी मिला और क्षेत्र के विकास को गति भी मिली है। एक प्रोजेक्ट जो हमने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो भेजे थे, 5 प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस के लिए, उसमें सबसे बड़ी राशि जो है आपके यमुना की जो हमारी चैनलाइजेशन है उसके लिए 251 करोड़ रुपए की जो है वो स्वीकृति हुई और बहुत जल्दी मुझे पूरा भरोसा है कि इसका काम भी हम शुरू करने की स्थिति में हो पाएंगे। जो परिस्थिति कभी जिंदगी में किसी आदमी ने कल्पना नहीं की थी, आज उस स्थिति के दौर में से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता कि ऐसे संकट में भी हमारे देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। वो नेतृत्व लगातार हमारे देश को ताकत दे रहा है, हमारे देश को गति दे रहा है, हमारे देश को हौसला दे रहा है आगे बढ़ने का। और उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में भी सरकार को आदरणीय मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारत बंद का कोई असर नहीं रहा, केवल नाम के लिए ही धरने प्रदर्शन हुए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या धारा 370 या 35A हो। आज तक कांग्रेस ने केवल कागजों में ही किसानों के हित की बात की है, पर केंद्र में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने हर वर्ग को अपना वोट बैंक समझा, पर भाजपा ने हर वर्ग के कल्याण का काम किया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि देश में अपना अस्तित्व खो रही कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों में भ्रम पैदा कर रही हैं। कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसान हितैषी और उनको खुशहाली के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 5 साल में 650 करोड़ रुपए की दालें खरीदी, लेकिन हमारे 5 सालों में मोदी सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की दालें खरीदी। किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य मोदी सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई ने मिलकर इस बंद का समर्थन किया था और इस बंद को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए आज उन्होंने भरसक प्रयास किए, लेकिन आज के उनके इस बंद का हिमाचल प्रदेश में ये बंद बेअसर रहा। इसका ना किसानों ने, ना बागवानों ने, ना दुकानदारों ने, ना टैक्सी ऑपरेटर ने, किसी ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से सभी किसानों का, सभी बागवानों का, सभी दुकानदार भाइयों का, सभी टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के इस बंद को पूरी तरह से असफल कराया। हम सब लोग जानते हैं कि ये जो किसानों के पक्ष में, किसानों को समृद्ध करने के लिए मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं। उन तीनों कानूनों में किसानों का हित कैसे सुरक्षित हो, प्रत्येक बात को ध्यान में रखा गया है। वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने भावानगर बाजार में हो रहे विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना व संबंधित अधिकारियों को उसका निदान करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि एनएच द्वारा इन दिनों भावानगर में सड़क चौड़ी करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कई अस्थायी दुकानों को हटाया गया है और कुछ को अभी हटाया जाना है। इस कारण स्थानीय व्यापारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे डंगा लगाया जा रहा है, जिसके कारण बाजार व घरों को जाने वाले रास्ते भी बाधित हुए हैं। वन निगम उपाध्यक्ष ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी रास्तों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी का व्यापार मंडल प्रधान शिव कुमार द्वारा बाजार में भव्य स्वागत किया गया व व्यापारियों को समस्याओं से अवगत करवाया गया। सूरत नेगी ने बताया कि जो व्यापारी काफी समय से भावानगर बाजार में अस्थायी खोखों में अपना व्यापार कर रहे थे तथा जिन्हें विभाग द्वारा हटाया गया है, उन्हें भी प्रशासन के सहयोग से अन्य जगह बसाने का ठोस उपाय दिया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम भावानगर, तहसीलदार व एनएच विभाग के अधिकारी तथा व्यापारी भी मौजूद थे। क्योंकि बड़े सालों के बाद जो है पहली बार थोड़ा लग रहा है कि बस स्टैंड भी बन जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, सारा चीजें बाजार को खुला लग रहा है। थोड़ा बनने के बाद में अच्छा बनेगा सर, बहुत बढ़िया बनेगा। लोग तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सर, लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेशन बढ़िया है लोगों का और शिविर का डिस्प्यूट है तो बहुत पुराने केस है, इसको भी निपटाना साथ सब कुछ तैयार है और बहुत जरूरत है। आज भावानगर में भावानगर के जो स्थानीय यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज वाइडनिंग के कारण जो रिहेबिलिटेशन का विषय है, चाहे यहाँ पार्किंग का विषय है, चाहे वो बस स्टैंड का विषय है, इन सारे विषयों को लेकर आज नेशनल हाईवे की अथॉरिटी और यहाँ एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम सभी लोग आए थे। इन सभी विषयों पर हमने यहाँ चर्चा किया है, ताकि क्योंकि ये जो काम अभी हो रहा है ये बहुत लंबे समय तक भावानगर के भविष्य को तय करने वाला है, इसलिए इन विषयों को लेकर पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज यहाँ आकर उसको फिजिकली देखने के लिए जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम और सभी लोगों को बुलाया था। उस दृष्टि से आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने चर्चा किया है उसके कारण आने वाले समय के अंदर जो है भावानगर को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
पहाड़ों पर मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। प्रदेश में आगामी 3 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। रविवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। राजधानी शिमला में आज सुबह से हालांकि आसमान साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह से ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में कमी आई है। मंगलवार को मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहेगा, जबकि बुधवार को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। बुधवार को अधिकतर क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में मौसम खराब होने से तापमान में कमी आएगी। वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में शहरवासियों और सैलानियों को फिलहाल बर्फबारी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आज से जो वेदर है वो ऊपर के इलाकों में खराब हो सकता है। आज जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं जिसमें आज स्नोफॉल हो सकता है, उसके बाद कल भी रहेगा इसका इफेक्ट और परसों भी। 8 और 9 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स और लो जो हाई हिल्स वाले इलाके हैं उसमें बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। और इसी दौरान जो दिन के तापमान है उसमें जो गिरावट रहेगी। और जो WD का इफेक्ट है ये 10 तारीख तक रह सकता है। 8 और 9 को मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले इलाकों में रहेगा, और जो 10 तारीख को सिर्फ हाई हिल्स वाले इलाकों में ही जो इसका WD का इफेक्ट रहेगा। हाई हिल्स वाले इलाकों में ही लाइट स्नोफॉल वगैरह हो सकती है, और जो बाकी निचले इलाके हैं इसमें कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। सिर्फ 9 तारीख को लग रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के लो हिल्स वाले इलाके हैं इसमें भी हल्की बारिश जो वो हो सकती है। अदरवाइज जो वेदर है बाकी निचले इलाकों में वो क्लियर रहेगा। मिनिमम तापमान है उसमें पिछले 24 घंटों में कोई अंतर नहीं आया है। अभी जो मिनिमम तापमान है वो नॉर्मल से ज्यादा चल रहे हैं। 3 से 4 डिग्री नॉर्मल से जो टेम्परेचर वो ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगी, लेकिन जो दिन के तापमान है उसमें गिरावट रहेगी। राजधानी शिमला में अभी तक जो आने वाले दिनों में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगले 1 हफ्ते तक जो है वो कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही।